व्यूअर्स। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। चलिए आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। कर्नाटक में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड के बाद 3 लोगों मलबे में फंसे, बच्ची की हुई मौत। रेड पड़ी तो खिड़की से नोटों की गड्डी फेंकने लगा चीफ इंजीनियर, करोड़ों में कैश बरामद, सामने आया वीडियो। कर्नाटक में तंबाकू पर सख्ती, खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर हुई 21 साल, सार्वजनिक जगहों पर खाने पर रोक। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारी खबरों को विस्तार से। कर्नाटक में बारिश का कहर चल पड़ा है। लैंडस्लाइड के बाद 3 लोग मलबे में फंसे हुए हैं और इसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में अचानक लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। इस लैंडस्लाइड में एक बच्चे की मौत हो गई। यहाँ भारी बारिश की वजह से आम लोगों की हालत खराब है। कई घरों में पानी घुस गया है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारी बारिश जारी है। वहीं भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के उल्लाल इलाके में अचानक लैंडस्लाइड का मामला भी सामने आया है। इस लैंडस्लाइड में एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना की वजह से परिवार के 3 लोग मलबे में फंस गए थे। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा बारिश की वजह से पूरे इलाके में हर तरफ पानी भर चुका है। यहाँ 50 से अधिक घर पानी में डूब गए हैं। दरअसल दक्षिण कन्नड़ जिले के देरलकट्टे इलाके में अचानक लैंडस्लाइड हो गया। यहाँ पहाड़ी के किनारे बना एक मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। भूस्खलन की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत भी हो गई। मृतक बच्चे की पहचान नौशाद की बेटी नईमा के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब कनकारे में नौशाद के घर के पीछे एक पहाड़ी और दीवार ढह गई थी। इस दौरान घर के कमरे की खिड़की बच्ची पर गिर गई। पहाड़ी का हिस्सा ढहने की वजह से 3 लोगों के मलबे फंसने की सूचना मिली, जिसकी जांच में अधिकारी जुटे हुए हैं। इसके अलावा उल्लाल तालुक में भी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। यहाँ भारी बारिश की वजह से कई घरों में पानी भर चुका है। जल भराव के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं कुंपाला, कलप्पू, धर्मनगर, उच्चीला, तलपड़ी, विधानक जैसे स्थानों पर कई घरों में पानी भर गया है। जल भराव की वजह से कई परिवारों को रात में ही दूसरे स्थानों पर भेजा गया। कलप्पू में 50 से ज्यादा घर पानी में डूब गए। वहीं तलपड़ी में एक घर पानी घुसने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। उलाल तालुका के तहसीलदार पुट्टा राजू, राजस्व निरीक्षक प्रमोद, सोमेश्वर नगर पालिका के मुख्य अधिकारी सुरेश कार्णिक और अन्य लोगों ने रात में घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। और अब अगली खबर। रेड पड़ी तो खिड़की से नोटों की गड्डी फेंकने लगा एक चीफ इंजीनियर, करोड़ों में कैश बरामद हुआ और एक वीडियो सामने आया। ओडिशा में चीफ इंजीनियर बैंकुट नाथ सारंगी के नए कई ठिकानों पर विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान करोड़ों की नकदी भी बरामद की गई। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें नकदी छिपाने के लिए खिड़की से नोटों की गड्डी फेंकते हुए देखा जा सकता है। ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में विजिलेंस विभाग ने RW विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के आवास पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान अब तक 2 करोड़ 1 लाख की नकदी बरामद हो चुकी है। वहीं अभी भी तलाशी की जा रही है। विजिलेंस टीम ने ओडिशा के भुवनेश्वर, अंगुल और पिपली समेत 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों के तहत की गई है। बता दें कि छापेमारी के दौरान एक तरफ भुवनेश्वर के PDN एक्सोटिका अपार्टमेंट में मौजूद फ्लैट से 1 करोड़ रुपए कैश मिला है। वहीं दूसरी तरफ अंगुल में स्थित उनके 2 मंजिला मकान से अब तक 1 करोड़ 1 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। यहाँ
इतना कैश बरामद हुआ है कि इससे गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई और नोटों की गिनती अब तक जारी है। इतना ही नहीं, इस छापेमारी के दौरान भुवनेश्वर स्थित फ्लैट में मौजूद बैकुंठ नाथ सारंगी ने सतर्कता टीम को आता देख 500 के नोटों के बंडल खिड़की से बाहर फेंक दिए। उनका उद्देश्य अवैध नकदी को छुपाना था, लेकिन विजिलेंस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में नोटों को तुरंत जब्त कर लिया। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। कर्नाटक में तंबाकू पर सख्ती लगी है। खरीदने की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई। सार्वजनिक जगहों पर खाने पर रोक लगी हुई है। कर्नाटक सरकार ने तंबाकू उत्पादों को लेकर एक सख्त कानून को अधिसूचित कर दिया। इस नए कानून के तहत अब तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। यह अधिसूचना 30 मई को जारी की गई, जब राष्ट्रपति ने 23 मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद और विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन कर्नाटक संशोधन विधेयक 2024 को अपनी मंजूरी दी। नए कानून के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर तंबाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि कुछ विशेष जगह जैसे 30 कमरे या उससे ज्यादा वाले होटल, 30 या उससे ज्यादा वाले की क्षमता वाले रेस्टोरेंट, हवाई अड्डों, इन जगहों पर विशेष स्कैमिंग जोन बनाए जा रहे हैं। और अब अगली खबर। सरकार ने घटाई रक्षा खरीद की समय सीमा। रक्षा सचिव बोले, इससे उन 70 हफ्तों का समय बचेगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद की समय सीमा को काफी कम किया है, जिससे सैन्य उपकरणों की खरीद में अच्छा खासा समय बचेगा। रक्षा सचिव ने बताया कि रक्षा खरीद में व्यापक सुधारों और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से ये सुधार किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा सचिव ने कहा कि इस पूरे सुधार से रक्षा खरीद की प्रक्रिया में उन 70 सप्ताह का समय बचेगा। रक्षा सचिव ने कहा कि रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 में बदलाव किए जा रहे हैं, जिनके मुताबिक पारंपरिक नामांकन आधारित लागत प्लस खरीद से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण मॉडल में स्थानांतरित किया जा रहा है, जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। पोत निर्माण और AMCA प्रोजेक्ट में पहले ही ये बदलाव कर दिए गए हैं। राजेश कुमार सिंह का ये बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने
CII बिजनेस समिट में रक्षा परियोजनाओं में देरी, अवास्तविक समय सीमा निर्धारण और व्यवस्थागत मुद्दों पर नाराजगी जताई। उन्होंने इस देरी से सेना की परिचालन तत्परता पर पड़ने वाले असर पर गंभीर चिंता जाहिर की। सिंह ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की जरूरत और विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए आत्मनिर्भरता की भूमिका पर बल दिया है। वायुसेना प्रमुख ने निजी उद्योगों से घरेलू रक्षा परिस्थिति की तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और विकास R&D और पंजीकृत उपकरणों में भारी निवेश करने का आग्रह भी किया। CII बिजनेस समिट में बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि कई बार करार पर हस्ताक्षर करते हुए वक्त ही हमें पता होता है कि ये सिस्टम समय पर नहीं मिलेंगे, फिर भी हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मैं ऐसी कोई एक भी परियोजना नहीं बता सकता जो समय पर पूरी हुई हो। और अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। प्रशांत कुमार ने कहा, DGP पद पर नहीं हुआ सेवा विस्तार, पर मिल सकता है कोई अहम पद। CM के है बहुत भरोसेमंद। DGP के पद से सेवानिवृत्त हुए प्रशांत कुमार का 14 माह का कार्यकाल माफिया व अपराधियों को धूल चटाने वाले रहा। उन्होंने महाकुंभ, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह समेत कई बड़े आयोजनों में पुलिस के आतिथ्य सत्कार की नई मिसाल पेश कर थाक भी जमाई। भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में मेरठ जोन का ADG रहने के दौरान उन्होंने पश्चिमी यूपी के तमाम कुख्यात अपराधियों का सफाया कराया, जिसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ADG कानून व्यवस्था बना दी। उन्होंने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया और उनके गैंग के सदस्यों की कमर तोड़ी, तो CM ने उनको 31 जनवरी 2024 को DGP बना दिया। शनिवार को सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने कई पूर्व DGP की परंपरा का पालन किया और रैतिक परेड जैसी औपचारिकताओं से दूर रहे। CM के भरोसेमंद अफसर होने की वजह से उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है। राजीव कृष्णा पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। राज्य सरकार ने उनको DGP पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इसके लिए उन्हें कोई अलग वेतन या भत्ता नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991 बैच के IPS अधिकारी राजीव कृष्णा को DGP नियुक्त किया है। उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्ण 11 वरिष्ठ IPS अफसरों को सुपरसीड कर DGP बनाए गए हैं। बता दें कि निवर्तमान DGP प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिल सका, जिसके बाद देर शाम राजीव कृष्णा को DGP बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने रात करीब 9 बजे DGP का कार्यभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर के निवासी राजीव कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड समेत कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी 4 वर्ष और 1 महीने का समय बाकी है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक प्रदेश के DGP बने रह सकते हैं। दरअसल प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस की 60,244 पदों सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार ने राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराई, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत का लोहा मानने हुए राज्य सरकार ने उन्हें प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाने का फैसला लिया है। और अब अगली खबर। दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश, पटरी पर रख दिया 12 फीट लंबा लोहे का मोटा पाइप। दिल्ली सहारनपुर रेलवे मार्ग पर बलवा गांव के पास शरारती तत्वों ने ट्रेन पलटाने के उद्देश्य से करीब 12 फीट लंबा लोहे का मोटा पाइप रेलवे ट्रैक पर रख दिया। चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले ही ट्रेन को रोक लिया। करीब 1 घंटे तक ट्रेन जंगल में खड़ी रही। इस दौरान यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल शनिवार रात करीब 10:30 बजे दिल्ली से सहारनपुर के लिए 6421 ट्रेन जा रही थी। जैसे ही ट्रेन बलवा गांव के अंडरपास के पास पहुंची तो चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। उतरकर देखा तो रेलवे ट्रैक पर करीब 12 फीट लंबा लोहे
लोहे का पाइप रखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि शरारती तत्वों ने ट्रेन को पलटाने की साजिश के तहत ही पाइप रेलवे ट्रैक पर रखा। हालांकि अभी अधिकारी साजिश की जांच की बात कह रहे हैं। मामले की सूचना पाते ही एसीपी रामसेवक गौतम, एएसपी संतोष कुमार सिंह, जीआरपी व आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शरारती तत्वों की तलाश में छानबीन भी की, मगर फिलहाल उनका पता अभी तक नहीं लग सका है। जीआरपी थाना प्रभारी चांदवीर सिंह का कहना है कि रेलवे ट्रैक पर शरारती तत्वों ने पाइप रखा था। अधिकारी मौके पर है, मामले की जांच की जा रही है। ट्रेन के चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया। यदि चालक की नजर पाइप पर नहीं पड़ती तो ट्रेन में सवार हजारों यात्री हादसे का शिकार हो सकते थे। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि जांच में सामने आया है कि शरारती तत्वों ने बलवा गांव के पास ही दलकूप से पाइप को उखाड़ा था, जो रेलवे ट्रैक पर मिला है। एसपी ने जांच के लिए पुलिस के अलावा एसओजी को भी लगाया है। एक बहुत बड़ा हादसा होने से टला ड्राइवर की सूझबूझ से। ये देखिए रेल की पटरी पर 7 वाली ट्रेन है दिल्ली से जो चलती है। नहीं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तुमने बनाई है। सुनो, जिसने वीडियो बनाई, मेरा नंबर 971763। अरे मेरे पे भेज दो ये। बिल्कुल सर। देख कितना लंबा पाइप ये रखा, बिल्कुल ट्रेन के ड्राइवर साहब देख पूरी ट्रेन को पत्थर ही पत्थर बिछा रखे और 20 फीट लंबा पाइप पूरे। और अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। आतंकवादी लखवा जेल में रहते हुए बाप कैसे बन गया? ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोली। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को आतंकवाद को बढ़ावा देने के संदिग्ध रिकॉर्ड को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला किया और कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने की इस्लामाबाद की रणनीति दक्षिण एशिया में अस्थिरता को बढ़ावा देती है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ओवैसी ने आतंकवाद में इस्लामाबाद की मिलीभगत का एक उदाहरण भी दिया और कहा कि एक आतंकवादी पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर कैद रहते हुए पिता बन गया। ओवैसी ने पाकिस्तान द्वारा जेल में बंद आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी के साथ किए जा रहे विशेष व्यवहार की ओर इशारा किया और कहा, जकीउर रहमान लखवी नामक एक आतंकवादी था। दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद के आरोप का सामना कर रहे आतंकवादी को जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे ही एक बेटे का पिता बन गया। हालांकि जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट यानी कि FATF की में डाल दिया गया तो मुकदमा तुरंत आगे बढ़ गया। असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई कि अगर पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की ग्रे लिस्ट में वापस डाल दिया जाए तो भारत में आतंकी घटनाओं में कमी आएगी। ओवैसी ने चेतावनी दी कि ये मुद्दा अब सिर्फ क्षेत्रीय चिंता का विषय नहीं रह गया है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ दक्षिण एशिया का सवाल नहीं, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि ये सब नरसंहार दक्षिण एशिया के अलग अलग हिस्सों में फैल जाए? उन्होंने कहा, आतंकवाद के मुख्य प्रायोजक पाकिस्तान पर नियंत्रण करना विश्व शांति के हित में है। इसे FATF ग्रे लिस्ट में वापस लाना होगा। And in fact, there was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. There was one mastermind of 2611 called Sajid Mir. He was the main brain behind of telling David Headley to change his name from Dawood to David Headley. Pakistan was denying the Indian investigators that no, Sajid Mir is dead. There was an important meeting in Germany. Pakistan came forward and said, yes, Sajid Mir is alive. So dead people become alive in Pakistan only because of FATF grey list. So if we bring back Pakistan in FATF grey list, we would request you, your leadership, to please help us
in saving lives, humanity. Because if this terrorism it increases in the form of ideology, in the form of finance, which they get from illegal sources, this is a grave threat to humanity. And Pakistan believes in destabilizing in India. You see, it's not only a question of South Asia. When we are the fourth largest economy, what will happen? Do you want all these carnage to spread to different parts of South Asia? No. So it is in the interest of world peace and to control Pakistan, which is the main sponsor of terrorism, it has to be brought back in the FATF grey list. And also, Algeria is a contributor to UN counter-terrorism initiatives. And it is promoting guidelines on terror finance. So we hope that we have a common enemy in form of terrorism, in form of ideology. And that is why our government has sent us to your great nation to please put forward these viewpoints. And I'm sure that, when the time comes, your leadership would rise to the occasion and bring back Pakistan and FATF. And also we have seen that India has been a great supporter of Algeria, and we continue to support Algeria. Bilateral trade is good. But the important point which all of us have come, despite being from different political backgrounds, despite being completely opposed to each other in India, we have come here to put forward our viewpoint so that the Algerian political leadership would appreciate, understand, and help India in bringing Pakistan back in FATF grey list. और अब अगली खबर, कौन है ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली, जिसे कोलकाता पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर भेजा जेल। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को 13 जून तक के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शर्मिष्ठा को विवादित वीडियो पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की थी, जिसे कोर्ट से नामंजूर कर दिया। आरोप है कि शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी को लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में बोलते समय उन्होंने एक विशेष धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। शिकायत मिलने के बाद कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद युवती और उसके परिवार को नोटिस भेजे गए, लेकिन वो फरार हो गए। इसके बाद कोलकाता की अदालत ने शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वीडियो अपलोड के बाद युवती को धमकियां मिलने लगी। विवाद बढ़ता देख शर्मिष्ठा पनौली ने वीडियो डिलीट कर दिया और इसके लिए माफी भी मांगी। हालांकि अब कोलकाता पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शर्मिष्ठा पनौली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। वो पुणे लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक युवती है। शर्मिष्ठा के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स है, उनमें से एक पाकिस्तान से भी है। इस पाकिस्तानी फॉलोअर ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद शर्मिष्ठा पनौली से सवाल पूछा था। साथ ही वो यूजर पहलगाम में 24 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों का बचाव कर रहा था। शर्मिष्ठा ने 14 मई 2025 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए सवाल का जवाब दिया। इस वीडियो में उन्होंने एक विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी की थी। নাম মোহাম্মদ শামীমউদ্দিন। শর্মিষ্ঠা পানলি তাকে কার্ডিন্ডিস থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল সেক্ষেত্রে আপনাদের কি সাবমিশন ছিল? আমাদের সাবমিশন ছিল যে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ, এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং পুলিশ তার সিজার করেছে তার ল্যাপটপ এবং তার মোবাইল ফোন। সেগুলো এখন তদন্তর বিষয়, সেগুলো এখন দেখা চলছে যে তাতে কোনো ভিডিও, সেই রকম অ্যালেজ ভিডিও আছে কি নেই। সেটা যদি প্রমাণ হয় তারপরে আমরা নেক্সট মুভ করব। হাউএভার আজকে যে আমাদের বেল অ্যাপ্লিকেশন ছিল সেটাকে কোর্ট মঞ্জুর করেছে। বেল অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন টার্ন ডাউন। আর পুলিশ তার তরফ থেকে একটা পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ার রেখেছিল, পুলিশ কাস্টাডি প্রেয়ারটাও রিজেক্ট হয়েছে। অ্যাকিউজকে পাঠানো হয়েছে টু জুডিশিয়াল কাস্টাডি টিল 13th জুন। আরো বেশ কিছু থানাতে কমপ্লেইন রয়েছে, মাল্টিপল এফআইআরস এই পার্টিকুলার অ্যাকিউজডের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে এই সেম কজ অফ অ্যাকশনে।
আমরা দুটো অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্ট সাইট করেছি বিফোর দ্য লার্নেড কোর্ট স্টেটিং দ্যাট মাল্টিপল এফআইআরস ইন রেসপেক্ট অফ দ্য সেম কজ অফ অ্যাকশন এটা হয় না। সুতরাং যে এফআইআরটা অলরেডি ইনিশিয়েট হয়েছে, যার ভিত্তিতে তাকে অ্যারেস্ট করে কোর্টে চালান করা হয়েছে, এই পার্টিকুলার মামলাটাই চলবে, বাদবাকি মামলাগুলো তার বিরুদ্ধে না চলা উচিত অ্যাজ পার দ্য ডিকটাম অফ দ্য অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট। আপনি সাবমিশনের জায়গায় বলেছেন যে উইদাউট এনি সার্ভ অফ নোটিস অ্যারেস্ট করা হয়েছে, এটা কি ব্যাপারটা, কি ধরনের নোটিস? পুলিশকে যে কটা সেকশন লাগানো হয়েছে, ইমপ্লিকেট করা হয়েছে অ্যাকিউজকে, দ্য ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট ইজ ফর 3 ইয়ার্স এবং ম্যান্ডেটরি প্রভিশন ফর দ্য পুলিশ অথরিটিজ অর দ্য ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি হচ্ছে টু সার্ভ আ নোটিস আন্ডার সেকশন 35 সাবসেকশন 3 অফ বিএনএসএস। এই কেসে সেরকম কোনো নোটিশ সার্ভ করা হয়নি এবং পুলিশ বলেছে তার বাড়িতে গেছিল, তার বাড়িতে তাকে পাইনি বলে তাকে নোটিশ সার্ভ করতে পারিনি এবং না পারার জন্য পুলিশ ওয়ারেন্ট অফ অ্যারেস্টের জন্য কোর্টে প্রেয়ার করেছিল, যেটা অ্যালাউ হয়েছিল, যার ভিত্তিতে তাকে অ্যারেস্ট করে এখানে চালান করা হয়েছে। আপনার পুরো নামটা রাখবেন। আমার পুরো নাম মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন। প্রথমেই और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के पार्कों में प्लास्टिक की बोतल ले जाने पर लगेगा चार्ज। कैबिनेट मीटिंग में लगाई गई फैसले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने 700 होमगार्ड भर्ती करने का फैसला किया। ये गार्ड सरकारी अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्लास्टिक कचरे पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और अनोखा फैसला लिया गया है। अब राज्य के कुछ चुनिंदा पार्कों में यदि कोई व्यक्ति प्लास्टिक की बोतल या चिप्स जैसे पैकेट लेकर जाएगा तो उसे शुल्क देना होगा। ये राशि तभी वापस मिलेगी जब वो उपयोग किए गए प्लास्टिक को पार्क में लगाए गए डस्टबिन में नहीं फेंक सकता। इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा और बाद में सफल होने पर अन्य जगहों पर भी लागू किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि चार्ज कितना लगेगा अभी ये तय नहीं किया गया है कि कुछ विशेष इलाकों में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी चार्ज लगेगा वो रिफंडेबल होगा, यानी पार्क से बाहर निकलने पर डस्टबिन में फेंकने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने ये भी बताया कि बैठक में लिए गए अन्य अहम फैसलों में होमगार्ड के 700 पद भरने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब सरकारी अस्पतालों में निजी सुरक्षा एजेंसियों की जगह होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे, जिससे न केवल बेहतर सुरक्षा मिलेगी बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक हमारे हिमाचल प्रदेश में जैसे टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है और हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरियाज या सड़कों के किनारे पानी की बोतल है, केन्स है, जूसेस के केन्स हैं या चिप्स के पैकेट हैं। इस प्लास्टिक जो है वो बहुत फेंके जा टूरिस्ट आकर के फेंक देते हैं। तो सरकार ने जो है एक नई स्कीम चलाई है, हिमाचल प्रदेश डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 टू मैनेज एंड रिड्यूस द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट रिफंड मैकेनिज्म। ये जो स्कीम है इसमें हम जो है वो चार्ज करेंगे उसको और उस पर क्यू कोड लग जाएगा, जो भी होगा QR कोड होगा, जो जैसे चिप्स का पैकेट है या हमारा जो केन है या कोई पानी की बोतल है, और वो हम जब वो जैसे पार्क्स में जाते हैं तो ऐसी जगहों में जाते हैं लोग क्या करते हैं बाहर ले लेंगे और परचेज उसको यूज़ करने के बाद वहीं फेंक देते हैं। तो एक नॉमिनल सी फीस जो है उस पर जो चीज़ है उस पर ली जाएगी और उनको एक पर्टिकुलर प्लेस हो जाएगी जहाँ पे हमारे जो कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ डिपॉजिट उनको वहाँ फेंकनी पड़ेगी और वो जो अमाउंट जो है चार्जेबल अमाउंट होगा वो रिफंडेड हो जाएगा, इसलिए ताकि हमारा जो पर्यावरण है उसको जो है वो बचाया जा सके। और ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी स्कीम जो है एक आधे स्थान पे किसी टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ पे इन्फ्लो ऑफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसको स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ ही जो है क्योंकि शिमला में भी मुख्यमंत्री जी का है कि भाई शिमला को कंजेशन से ट्रैफिक कंजेशन है और जो है लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको डीकंजेस्ट करने के लिए पिछले आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश या शिमला से हमारे कुछ ऑफिसेज जो हैं वो धर्मशाला में, मंडी में, हमीरपुर में शिफ्ट किए गए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए रेरा हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के ऑफिस को शिमला से जो है वो धर्मशाला शिफ्ट करने का जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो है सोलन ज़िले में हमारे जो हमारे बद्दी में हमारे जो है नया
शिक्षा खंड कार्यालय खोलने का भी फैसला कैबिनेट ने लिया है, क्योंकि इस दून विधानसभा के बद्दी के बहुत सारे स्कूल जो है रामशहर ब्लॉक में हुआ करते थे। रामशहर से स्कूल्स कट करके नए हमारे ब्लॉक प्राइमरी एजुकेशन ऑफिस बद्दी में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो है हमारा जो कुछ एरियाज़ जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऊना में जो है इंक्लूड करने के लिए जो है लोगों की मांग थी, जो एडजॉइनिंग एरियाज थे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया ऊना में इनको ऐड किया जाए। आज कैबिनेट में उनको जो है इंक्लूड किया गया है। एक और अहम फैसला, क्योंकि दिसंबर के महीने में हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पंचायत है, बीडी पंचायत समितिस है, जिला परिषद है, उनका कार्यकाल जो है वो 2025 दिसंबर में जो है वो पूरा हो जाएगा। और क्योंकि रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो 6 महीने पहले जो है उसको डिसाइड करना होता है कि जो रिजर्वेशन का रोस्टर चेंज होगा क्या नहीं होगा। और अमूमन ये जो रिजर्वेशन का रोस्टर है हर 15 साल बाद जो है चेंज होता है, मतलब 3 बार रिजर्वेशन का रोस्टर होता है। जैसे पूर्व में 2010 में, 2015 में और 2020 में रोस्टर लगा, तो अब नए सिरे से जो है वो 2025 के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन का रोस्टर जो है वो नए सिरे से नए तरीके से जो है वो लागू किया जाएगा। और अब अगली खबर, बच्चों को अगर जुकाम बुखार हो तो स्कूल न भेजें, भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहने रहे। कर्नाटक सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनने की अपील की गई है। कर्नाटक सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनने की अपील की गई और इसके साथ ही कहा कि बच्चों के अंदर कोरोना के लक्षण होने पर उन्हें स्कूल न भेजें। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार सतर्क हो गई है। सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की अपील की गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि बच्चों में कोरोना के लक्षण होने पर उन्हें स्कूल न भेजा जाए। कर्नाटक में स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों से कहा है कि यदि उनके बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम और अन्य लक्षण है तो वे उन्हें स्कूल न भेजें। 26 मई को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में बैठक की गई थी, जिसमें कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान सभी विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए। इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी सावधानी अपनाने के लिए कहा गया। सरकारी आदेश के अनुसार यदि स्कूली बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम और अन्य लक्षण पाए जाते हैं तो बच्चों को स्कूल न भेजें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित उपचार और देखभाल के उपाय अपनाएं। इसमें बच्चों को पूरी तरह ठीक होने के बाद ही स्कूल भेजने का निर्देश दिया गया है। यदि बच्चे बुखार, खांसी, जुकाम और अन्य लक्षणों के साथ स्कूल आते हैं तो उनके अभिभावकों को सूचित करें और उन्हें वापस घर भेजें। स्वास्थ्य विभाग ने आगे कहा कि यदि स्कूल के शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों में ये लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें उचित एहतियाती उपाय अपनाने की सलाह दी जानी चाहिए। निर्देश के अनुसार हाथ की सफाई, खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना और कोरोना से बचने के लिए अन्य एहतियाती उपायों का पालन करना भी जरूरी है। और अब इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। और आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी शिबा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार। क्या शराब और अन्य मादक पदार्थ आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके परिवार की सुख शांति भंग हो रही है? चिंता की कोई बात नहीं, नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र आपकी मदद के लिए यहाँ है। हम नागपुर के सबसे अनुभवी व्यसन मुक्ति केंद्र में शराबियों की मदद कर रहे हैं जिनकी शराब की लत अब समाप्त हो चुकी है। हम हर संभव सहायता प्रदान करते हैं ताकि आप नशे की लत से मुक्ति पा सकें। हमारी सेवाओं में शामिल है वैद्यकीय उपचार, मानसिक चिकित्सा, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान साधना और काउंसलिंग। आपका जीवन नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। नवदृष्टि व्यसन मुक्ति केंद्र पर आज ही संपर्क करें और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। संपर्क करें भिलगांव कामठी रोड, नागपुर 7020844633 या फिर 9765236768। नवदृष्टि, एक नई राह, एक नई उम्मीद।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।